आपका स्टैंड क्या है? अनंत विजय, आपको क्या लग रहा है, ये सही है क्या बिना ट्रायल इस तरह से जेल में रखना? देखिए, मुझे जो प्राइमा फेसाई कहते हैं उसमें ट्रायल तो उसको होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बात आप कह रहे थे ना, उस पर भी विचार करना चाहिए, और ये बहुत एक शोध का विषय है। मैं फूड फॉर थॉट छोड़ता हूं आपके दर्शकों के लिए कि शरजील इमाम और उमर खालिद ने कितने बार अपना ही बेल एप्लीकेशन विड्रॉ किया सुप्रीम कोर्ट से। मुझे जहां तक ध्यान पड़ता है बहुत बार किया उसने, हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी। अभी पिछले मुझे लगता है कि 14 फरवरी 2024 को उसने अपना बेल वापस लिया, ये कहते हुए कि सरकमस्टांसेस ठीक नहीं है, हम बेल वापस बेल का प्ली वापस ले रहे हैं। तो ये मुझे नहीं पता, और ऐसा हर अदालत में हुआ है। तो इसके पीछे उनका क्या सोच रहा, उनके वकीलों का क्या सोच रहा, क्योंकि उन लोगों के साथ तो आज बड़े बड़े वकील थे, कपिल सिब्बल साहब थे, सलमान खुर्शीद साहब थे, अभिषेक मनु सिंघवी थे। मतलब बैटरी ऑफ, मतलब क्या कौन से लॉयर कर सकते हैं जिसको अफोर्ड करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। लेकिन आज इनके केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बेल डिनाई करते हुए उन्होंने कहा कि इनका जो रोल था वो सेंट्रल और फॉर्मेटिव रोल था, मतलब केंद्रीय भूमिका में थे ये। और दूसरी एक और बात कही कि प्लानिंग में, मोबिलाइजेशन में और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में इनका प्राइमा फेसाई ये लगता है कि इनका रोल रहा है, इसलिए इनके बेल को डिनाई किया गया। इन दोनों के, बाकी 5 को बेल दे दिया गया। तो बेल को लेके, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कहा, जो सवाल आप सबसे पूछ रहे हैं कि ट्रायल नहीं हुआ इतने दिन, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ट्रम्प कार्ड नहीं है कि ट्रायल आपका नहीं हुआ तो आप बेल के हकदार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली ट्रम्प कार्ड शब्द का उपयोग किया है मानक जी अपने उसमें। तो मुझे लगता है कि ठीक अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि, और हमारे मित्र अंसार रजा ने भी कहा कि किसी भी न्यायपालिका पर भरोसा कहीं जाके तो करना ही पड़ेगा। और जिस प्रकार के रोल अभी प्राइमा फेसाई, उमर खालिद और शरजील इमाम के आ रहे हैं सामने, उसमें तो बेल ग्रांट होना आश्चर्य की बात होती। लेकिन इसमें जो एक और चीज मेरे ध्यान में आता है, टाइमिंग। न्यूयॉर्क के मेयर का वो पत्र जारी करना, पुराना पत्र, इसके 2 दिन पहले उमर खालिद के पिताजी का जाना अमेरिका, वहां जाके वहां के सांसदों से और ममदानी से मिलना, ये सब एक संयोग है या इसके पीछे कोई, और वहां के 8 सांसदों का बयान जारी होना, ये सब एक प्रयोग है, एक संयोग है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये सारी बातें जनता को पता होनी चाहिए कि उमर खालिद के बेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मुहिम चलाने का प्रयास किया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट का अभिनंदन करता हूं कि वो अभी बगैर किसी दबाव में आए, उन्होंने इस बेल पिटीशन पर सुनवाई की और दूध का दूध, पानी का पानी किया। 5 लोग जिनकी संलिप्तता उनको थोड़ी संदिग्ध लगी, उसको उन्होंने बेल दिया, और जिनकी संलिप्तता पर उनको प्राइमा फेसाई लगा कि इनमें कुछ दम है, उसको उन्होंने जेल में रहने का आदेश दिया और कहा 1 साल बाद आना। तो ये केस हमारी न्याय व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है। अच्छा, अनंत जाते जाते एक मुश्किल सवाल पूछूं? बिल्कुल पूछिए, आप हल्का सवाल कभी पूछते नहीं वैसे। क्या हिंदू आतंकवादी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ये तो गढ़ा गया था। हिंदू आतंकवाद तो बनाया गया शब्द है भाई, संसद में हिंदू आतंकवादी शब्द बना, वो समय के गृह मंत्री बाद में मंत्री बने जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का शब्द कहा। आपने तंज कस के जवाब दिया, मैंने आपसे ईमानदारी से पूछा। मैं अगर आतंकवादी होते हैं तो जरूर उन पर यूएपीए लगाना चाहिए, और आतंकवादी होने के लिए धर्म की तो कोई जरूरत है नहीं ना, कि वो इस्लामिस्ट होगा या हिंदू होगा या क्रिश्चियन होगा तभी वो आतंकवादी हो सकता है। ये तो हम ही लोग कहते हैं ना, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जा सकता है कि नहीं, वो क्योंकि विपक्ष का आरोप ये होता है ना, विपक्ष का आरोप ये होता है कि मुसलमानों पर लगाते हैं आतंकवाद वाला कानून, हिंदुओं पर नहीं लगाते। इसका उत्तर अगर आप समझ देंगे तो मैं विस्तार से दूंगा। 2023 में ही और 22 में भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद के पटल पर इसका उत्तर दिया है कि कितने केस में मुसलमान थे, कितने केस में हिंदू थे। अभी मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन उसमें आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनको देखना हो वो जाके इन आंकड़ों को देख सकते हैं। लेकिन उमर खालिद का जो फॉल आउट है ना, वो बहुत गंभीर है, क्योंकि देखिए अल फलाह, उमर खालिद भी पढ़ा लिखा, आप IIT आदि की चर्चा कर रहे थे शरजील इमाम के बारे में, उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्या हुआ। तो ये जो बीज है
इस बीज पर प्रहार करना चाहिए, हम लोगों को इस मानसिकता पर प्रहार करना चाहिए। और मुस्लिम कौम के धर्म गुरुओं और रहनुमाओं को सिर्फ मलिकाए जज्बात नहीं होना चाहिए, उनको मलिकाए जज्बात से ऊपर आके जो हकीकत है इस समय उनके सामने, उस पर उनको प्रहार करना चाहिए। ये उनके कौम के लिए बेहतर होगा, उनके कौम के युवाओं के लिए बेहतर। ठीक है, ओके विनोद जी 20 सेकंड बस। नहीं, देखिए आपने एक सवाल पूछा हिंदू आतंकवादी होते हैं। देखिए आतंकवाद के कारण अलग अलग होते हैं। कहीं वैचारिक रूप से के कारण लोग नक्सलवाद है, वो भी एक तरह का आतंकवाद है, लेकिन वहां धर्म नहीं हो, जाति नहीं है, वहां एक वैचारिक कट्टरता है, उसके तरह आतंकवाद है। लिट्टे के सारे आतंकवादी हिंदू ही तो थे। एलटीटी के राजीव गांधी की हत्या के अभियुक्त कौन थे? सारे आपके जो है अल्फा के आतंकवादी कौन थे? सारे हिंदू थे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कारण अलग अलग थे। उनका एक सब नेशनलिज्म का आतंकवाद था। ये कश्मीर के जो को लेकर जो आतंकवादी करते हैं, वो कश्मीर के मुद्दे पर आतंकवाद करते हैं। तो आतंकवादी नहीं, कश्मीर वाले आतंकवाद में लेकिन इस्लाम जरूर जोड़ते हैं। इस्लाम जरूर अब जुड़ गया है। पिछले जब जेकेएलएफ बना था तब इस्लाम नहीं जुड़ा था, वो कश्मीरियत का था। अब इतिहास देखिए, जेकेएलएफ जब बना था तो कश्मीरियत के मुद्दे पर था। इस्लाम तो बाद में जुड़ा है, जब इंटरनेशनल लेवल पे जो है इस्लामिक ये आतंकवाद पैदा हुआ है तब उसमें जुड़ा है। पाकिस्तान का एंगल जुड़ने के बाद आया, पाकिस्तान ने उसको जोड़ा है और फिर एजेंसी को उस तरह के प्रमाण मिले। लेकिन मैं कह रहा हूं आतंकवाद के अलग अलग कारण हैं। वो बॉबी सैंड जो है वो आयरिश आतंकवादी था, वो तो क्रिश्चियन था। तो हर अलग अलग कारणों से आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, होती हैं। लेकिन हम लोग चूंकि जब देखते हैं तो एक ही चश्मे से देखते हैं। जैसे कहा जाता है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं? बड़ा पॉपुलर फ्रेज था एक समय, बहुत पॉपुलर फ्रेज था। और कौन लगाता था हम लोगों को मालूम है। तब मैं ये उदाहरण देता था कि ऐसा नहीं है, तमाम सारे गैर मुस्लिम भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। कारण उनके अलग अलग रहे हैं, कारण अलग अलग रहे हैं। इसलिए जब खालिस्तान का आतंकवाद था तो उसमें कौन था? वो उसमें सिख लोग थे, लेकिन सारे सिख थोड़ी थे खालिस्तान। इसी वैचारिक उससे जो है इसी बात जो है वो आतंकवाद बनता है। आनंद, मुझे पता है बहुत दिलचस्प बहस शुरू हो गई, लेकिन अब मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। 10 सेकंड आनंद विजय, 10 सेकंड ओनली, 10 सेकंड। मैं सिर्फ विनोद जी को साधुवाद देना चाहता हूं कि आज मेरी जानकारी उन्होंने समृद्ध की कि जेकेएलएफ के पहले पाकिस्तान कश्मीर में संलिप्त नहीं था और उसके पहले पाकिस्तान की संलिप्तता वहां के आतंकवादी गतिविधियों में नहीं थी। नहीं, ये मैंने कहा ये मैंने नहीं कहा कि पाकिस्तान की संलिप्तता नहीं थी। पाकिस्तान की संलिप्तता तो कश्मीर 1948 से है। ये मैंने कब कहा भाई? मैंने कहा कि जेकेएलएफ का जब गठन हुआ था, जेकेएलएफ का जब गठन हुआ था उसका मुख्य मुद्दा कश्मीरियत था। उसका अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से मतलब फिर डिबेट करेंगे इस मुद्दे पर। बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। आज मेहमानों का धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक।